हेलो ह्यूमन काइंड, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनवायरनमेंट पीवाईक्यू सीरीज़ में एनवायरनमेंट का टॉपिक वाइज कंटेंट कवर करते हैं और उसके बाद उनसे रिलेटेड पीवाईक्यूज़ करते हैं। लास्ट फ्यू वीडियोस में हमने एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का कंटेंट कवर किया और उनके साथ साथ उनके पीवाईक्यूज़ को कवर किया है। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फॉरेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट मैंने आपको बताया था ये उन एरियाज़ में होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर 15 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है और वहाँ पर रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर होता है। ऐसे एरियाज़ में आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इंडिया के अंदर मैं आपको दिखाती हूँ कितने ऐसे एरियाज़ हैं। इंडिया के अंदर नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो रेनफॉल है वो मोर देन 200 सेंटीमीटर है और हम जानते हैं जो वेस्टर्न घाट वाला रीजन है वहाँ पर मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। जो ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स है यहाँ पर भी सेम काइंड का क्लाइमेट आपको मिलेगा। तो इसलिए हमारे 3 रीजन ऐसे हैं जहाँ पर आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये जो इंडिया के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं जहाँ पर हाई बायोडाइवर्सिटी आपको मिलती है। इनमें हिमालयाज़ भी आता है, लेकिन हिमालयाज़ पर टेम्परेचर कम होता है और वहाँ पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं मिलते। तो ये 3 रीजन में आपको मिलेंगे। तो यहाँ ऑप्शन में आपके पास है ऑप्शन सी, वेस्टर्न घाट। सो वेस्टर्न घाट इसका आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। इन विच ऑफ द अबव स्टेट्स डू ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट अकर। जैसे मैंने आपको बताया कि वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको कहाँ मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है 15 to 30 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है और वहाँ पर जो रेनफॉल होता है मोर देन 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आता है। मिजोरम, हिमाचल प्रदेश में आपको पाइन फॉरेस्ट मिलते हैं और वो सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट। तो आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम, ऑप्शन सी 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन कैटेगराइज्ड एज फॉरेस्ट अंडर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। इस पॉलिसी के अंदर फॉरेस्ट के अंदर क्या नहीं आता है। देखते हैं हम कि फॉरेस्ट पॉलिसी के अंदर ये चार चीज़ों को फॉरेस्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नेशनल फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट एंड ट्री फॉरेस्ट। तो यहाँ पर नेशनल पार्क का जिक्र नहीं हुआ है, तो बेसिकली नेशनल पार्क को हम फॉरेस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। तो ये आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया हैज़ बीन इनिशिएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया with the aim to improve the density of existing forest। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टार्ट किया था एक इनिशिएटिव, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। वहाँ पर उन्होंने 8 मिशंस लिए थे, उनमें से एक मिशन ये भी है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, और ये झारखंड की स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था इम्प्रूव करने के लिए जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट की कंडीशन है उनकी डेंसिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे मिज़ोरम, मणिपुर, केरला एंड झारखंड, ये 4 स्टेट्स ने बेसिकली ये इनिशिएटिव लिया था टू इम्प्रूव द डेंसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। तो ये था नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। अब यहाँ आप देखिए कि ये जो प्लान थे ये 8 प्लान थे नेशनल एक्शन प्लान। नेशनल सोलर मिशन, मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया, ये वही ग्रीन इंडिया की जिसकी हमने बात की, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड 8th है नेशनल मिशन ऑन स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ओके, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। डिफॉरेस्टेशन का इम्पैक्ट किस पर नहीं पड़ता इंडिया में। बेसिकली डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, वुड कटिंग, जो हम पेड़ों को काट देते हैं उनको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ड्राइंग ऑफ वाटर सोर्सेज इन हिमालयाज, हिमालयाज में जो पानी के सोर्सेज हैं उनका सूख जाना। अब आपको लगेगा कि पेड़ कट रहे हैं तो हिमालयाज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, बेसिकली फ़र्क पड़ता है। जब पेड़ कट जाते हैं तो वहाँ से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से जो वाटर सोर्सेज हैं, जो ग्लेशियर्स हैं हमारे हिमालयाज में, वो सूख जाएंगे। ठीक है, तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये भी सही होगा, क्योंकि जो बायोडाइवर्सिटी कैसे लॉस हो रही है, जो पेड़ों पे बर्ड्स आती हैं या जो एनिमल्स अराउंड में रहते हैं, पेड़ों के कटने से उन सब की डाइवर्सिटी लॉस होगी, तो ये भी सही होगा। थर्ड है अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये नहीं है आंसर इसका। बेसिकली
अर्बनाइजेशन क्या होता है, जब लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में जा रहे हैं, इंडस्ट्री बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। बेसिकली ये अपने आप में एक ऐसी चीज़ है कि इसका रीज़न हो सकता है, डेफोरेस्टेशन करने की वजह से अर्बनाइजेशन हो रहा है, लेकिन इसकी वजह से अर्बनाइजेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। सॉइल इरोजन भी होगा, क्योंकि जब डेफोरेस्टेशन होगा, पेड़ कटेंगे तो सॉइल का इरोजन होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। Among the following states, which has forest density in India? Basically क्वेश्चन है which has highest forest density, ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, highest forest density in the India। ये झारखंड PCS 2021 में पूछा गया। तो ये जो क्वेश्चन 2021 में आया है, तो इसका मतलब है जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है 2021, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे जो नई फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021, यहाँ पे एरिया वाइज जो फॉरेस्ट कवर है वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, फिर अरुणाचल प्रदेश, देन छत्तीसगढ़ एंड देन ओडिशा। अगर हम फॉरेस्ट कवर की बात करें परसेंटेज वाइज अकॉर्डिंग टू द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट मिज़ोरम में है, उसके एरिया के हिसाब से जो परसेंटेज वाइज की बात कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पे आता है, देन मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा बी, मिज़ोरम, क्योंकि इन्होंने पूछा है फॉरेस्ट डेंसिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड, ये लोकेटेड है आपका देहरादून में, ऑप्शन ए। देन क्वेश्चन नंबर 8, द इंडिया काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन हैज साइंड MOU विद द TIFSC फॉर सपोर्टिंग फॉरेस्ट बेस्ड कम्युनिटीज, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ICFRE लोकेटेड। बेसिकली ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, जो कि आपका देहरादून में एस्टैब्लिश्ड है। Question number 9, which among the following is considered as the leader of चिपको मूवमेंट? चिपको मूवमेंट बेसिकली जब हमने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की वीडियो कंप्लीट की थी, तो उसमें हमने बताया था कि बिश्नोई मूवमेंट जो सबसे पहला मूवमेंट है एनवायरमेंटलिस्ट का इंडिया के अंदर, जो राजस्थान में हुआ था, उसके बाद चिपको मूवमेंट आया था, उसी से इन्फ्लुएंस होकर उत्तराखंड में। तो उसके लीडर थे सुंदरलाल बहुगुणा। यहाँ पर जो मेधा पाटकर हैं, ये आपकी नर्मदा बचाओ आंदोलन से एसोसिएटेड है। बाबा आमटे भी नर्मदा बचाओ आंदोलन से, और किरण बेदी ये बेसिकली एक ड्रग एब्यूज़ का कोई मतलब कैंपेनिंग थी, उससे एसोसिएटेड है। तो सुंदरलाल बहुगुणा ये चिपको मूवमेंट से एसोसिएटेड है। यहाँ पर आपका आंसर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, या 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आप खुद दे सकते हैं। ये किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया, बेसिकली ये मैंने खुद से लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन, क्योंकि हम फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। बाकी जो 9 क्वेश्चन थे वो आपके PYQs थे। ओके, ये समझने की कोशिश करते हैं। ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग अ रेन, बट ईगल अवॉइड्स रेन बाय फ्लाइंग अबव द स्काई। ये किसने कहा था? APJ अब्दुल कलाम ने। इनके कहने का मतलब है कि जब बारिश होती है तो चिड़िया अपना घर ढूंढती हैं, जो छोटी चिड़िया होती हैं, लेकिन ईगल्स क्या करते हैं, वो बारिश से बचने के लिए क्लाउड्स के ऊपर चले जाते हैं। तो बेसिकली मतलब मसला क्या हुआ, प्रॉब्लम तो सबकी कॉमन है, सब दोनों को बारिश से बचना है, लेकिन उनका एटीट्यूड डिफरेंस है, और यही एटीट्यूड्स डिफरेंट बनाता है आपको। सो कहने का मतलब क्या है कि स्टडी सब करते हैं, हार्ड वर्क सब करते हैं, बट स्मार्ट वर्क मेक्स यू डिफरेंट। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।